अब देखिए मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स जो है, इसके हवाले से मैं आपको एक बता दूं। इसकी अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड एक अपने अल्फाज में हम डेफिनेशन बनाएं तो ये होगा स्टडिंग द जीन्स एट मॉलिक्यूलर लेवल, या इसको हम जो है वो एक और अंदाज से भी कह सकते हैं, स्टडिंग द वर्किंग ऑफ जीन्स एट मॉलिक्यूलर लेवल। अब यहाँ पर हमने जो है वो एक यहीं से आप अंदाज़ा कर लें कि ये टॉपिक अच्छा खासा हमें इंफॉर्मेशन देने वाला है कि हमें वर्किंग ऑफ जीन्स का इस टॉपिक से पता लगेगा, जीन वर्किंग कैसे करते हैं। उससे पहले हमें आइडिया होना चाहिए व्हाट इज अ जीन। जी बेटा, एनी आइडिया डू यू हैव? मतलब कि जो आपके फादर या मदर में से एक, मतलब कि आपके अंदर कोई, क्या कह सकते हैं, कोई फीचर आपके अंदर आता है। दैट दैट डिफाइंस द कैरेक्टर, दैट डिफाइंस, द नहीं कहना चाहिए, दैट डिफाइंस अ पर्टिकुलर कैरेक्टर। हमारी बॉडी के अंदर हर कैरेक्टर जो है वो जीन डिफाइन करता है, ठीक है। जीन ने वर्किंग करनी होती है और जीन ने ही हमारे पर्टिकुलर कैरेक्टर्स डिफाइन करने होते हैं। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है बेटा हेयर कलर। हेयर कलर इसकी एग्जाम्पल है, ठीक है। आई कलर इसकी एग्जाम्पल है, ठीक है। इसी तरीके से स्किन कलर इसकी एग्जाम्पल है। फिर उसके साथ साथ इसकी एग्जाम्पल हमारी हाइट है, ठीक है। ये सारी हमारा कई डिजीजेस, ठीक है, वो जीन्स के जरिए आती हैं। तो कोई भी ऐसी एंटिटी, ये कोई ऐसी एंटिटी है जो कि हमें कोई ना कोई कैरेक्टर देती है। बट अब हम यहाँ पर जो है वो जरा और जो है वो डीपली जाएंगे कि हम ये कह सकते हैं कि व्हाट इज अ जीन, के दैट डिफाइंस अ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। लेकिन मसला ये है कि जीन खुद क्या है? ये डेफिनेशन तो कंप्लीट नहीं है। जीन्स तो हम कह रहे हैं कि जो हमारे किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को डिफाइन करे। तो व्हाट इज अ जीन, ये है असल सवाल। देखिए मैं कहता हूं कि एक क्लॉथ मेकिंग मशीन है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एक मशीन है, ठीक है। मैं फला मशीन का आपसे पूछता हूं कि व्हाट इज दैट पर्टिकुलर मशीन। आप कहते हो दैट मशीन क्रिएट्स दैट पर्टिकुलर क्लॉथ। मसला ये है कि आपने उसका काम बताया है, आपने ये नहीं बताया कि वो क्या चीज है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैं कहता हूं कि जी व्हाट इज अ कार, ठीक है। तो आप कहते हो या व्हाट इज एन इंजन, ठीक है। आप कहते हो दैट मूव्स द कार और दैट ड्राइव्स द कार, ठीक है। बट आपने ये नहीं बताया कि उस इंजन के अंदर क्या है, उस इंजन की कंपोजिशन क्या है। व्हाट इज द इंजन और व्हाट इज द जीन कंपोज्ड ऑफ। ये है अब हमने जहां पर ये बात करनी है कि वो खुद क्या है। वो काम तो वो कर रहा है लेकिन वो खुद क्या है। बेटा जीन जो है उसको हम कहते हैं अ पीस, या आप क्यों कह लें अ वर्किंग पीस ऑफ डीएनए, अ वर्किंग पीस ऑफ डीएनए। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये पीस ऑफ डीएनए है तो इसका मतलब है कि डीएनए का अ वर्किंग पीस है, एक वर्किंग पीस। तो डीएनए पे और वर्किंग पीसेस भी होंगे। इसका मतलब तो यही हुआ कि अगर मैं कहता हूं व्हाट इज अ जीन, तो मैं कहता हूं अ वर्किंग पीस ऑफ डीएनए। तो अ वर्किंग पीस का मतलब ये है कि मैं अगर एक पर्टिकुलर जीन की बात करूं तो वो तो एक वर्किंग पीस है। इसका मतलब है कि डीएनए पे और वर्किंग पीसेस भी होंगे। तो एक दफा जरा यहां पर चलते हैं। बेटा इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट आप यहां पर जीन को छोड़ेंगे, आप यहां से ये देखेंगे कि डीएनए का स्ट्रक्चर क्या है। क्योंकि हम ये देखेंगे कि अगर हमें डीएनए पता लग जाता है ना, तो इसका मतलब है कि हमें ये पता लग जाएगा कि जीन क्या है, ठीक है। क्योंकि हमें अब ये बात पता लग गई, अब मुझे ये बात पता लग गई कि अ पीस ऑफ डीएनए इज नोन एज जीन, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले हम ये देख लेते हैं कि डीएनए क्या होता है, फिर हम इस बात पे आ जाएंगे कि अगर हम उसका पीस निकालते हैं तो वो जीन होता है। तो वो फिर हम बाद में देखेंगे। इसका मतलब है यहाँ पे हमें पहले देखना होगा डीएनए। बेटा डीएनए जो है इसको हम कहते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये इसका जो है वो नाम होता है। अब प्रॉब्लम ये है कि इसको डीऑक्सी क्यों कहते हैं, इस बात को आप फिलहाल छोड़ दीजिए। लेकिन जो वर्ड जिसका मैं आपको बताने लगा हूं कि इसको न्यूक्लिक एसिड क्यों कहते हैं, इसकी बेटा ये एक तो ये होता है एसिडिक इन नेचर होता है, ये एसिडिक इन नेचर होता है, ठीक है। ये जो है वो इसकी नेचर एसिडिक होती है,
ये ना प्रोटीन है, ना ये कार्बोहाइड्रेट है, ना ये फैट है, ये एसिड है, क्योंकि इसकी नेचर जो है वो एसिडिक होती है। और ये इसकी डिस्कवरी कहाँ हुई थी? इट वॉज डिस्कवर्ड इन न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस में डिस्कवर हुआ था, तो इस वजह से हम इसको कहते हैं न्यूक्लिक एसिड। अब जहां तक बात है कि डीऑक्सीराइबो क्या होता है, ठीक है, तो वो मैं इसलिए आपको जो है वो यहाँ पे नहीं बताना चाह रहा, क्योंकि यहाँ उसकी डिटेल डिस्कस नहीं हुई थी, तो इसलिए यहाँ से हम इसको स्किप करते हैं। हम अपने लाइन पर रहते हैं, जिस लाइन पर हमारा रहना बनता है। जो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड है, इसके हवाले से मैंने अभी आपको कहा कि जो डीएनए है उसके टुकड़े जीन कहलाते हैं। तो एक सबसे मिनट, एक मिनट रुक जी सकते हैं? एक मिनट। हाँ जी, वापस आ गए। जी। अच्छा जी, अब आते हैं कि डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ये तो हो गया डीएनए का नाम, ठीक है, और ये हो गई उसके नेम की रीजन कि उसको एसिडिक इन नेचर इस वजह से कहते हैं, और उसको न्यूक्लिक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो है वो न्यूक्लियस में डिस्कवर हुआ था। हाँ, ये बात बताना क्यों जरूरी है, क्योंकि बेटा जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसमें भी डीएनए होता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए होता है। फिर जो प्लांट्स में होता है क्लोरोप्लास्ट, उसका अपना डीएनए होता है। तो ये जो एंटिटीज हैं, ये जो ऑर्गेनल्स हैं, उनमें भी डीएनए होता है और न्यूक्लियस में भी डीएनए होता है। तो फिर हमने अगर डीएनए इतनी जगह पर मौजूद है, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, इन तीनों जगहों पर अगर डीएनए मौजूद है, तो हमने इसको न्यूक्लिक एसिड क्यों कहा, माइटोकॉन्ड्रियल एसिड क्यों नहीं कहा, या क्लोरोप्लास्टिक एसिड क्यों नहीं कहा? क्योंकि इसकी डिस्कवरी न्यूक्लियस में हुई थी। सवाल ये पैदा होता है कि ये तो इसका नेम था, नेमिंग रीजन थी, स्ट्रक्चर क्या है? और डीएनए को जब आप एक दफ़ा ऑब्जर्व करते हो माइक्रोस्कोप में, अव्वल तो माइक्रोस्कोप के जरिए इसको ऑब्जर्व ही नहीं किया गया, वो तो बहुत लेट ऑब्जर्व किया गया था। जब इसकी डिस्कवरी की गई तो पता ये लगा कि डीएनए इज अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। डीएनए इज अ लॉन्ग स्ट्रैंड, या यूं कह लेंगे आप, लॉन्ग डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल। लॉन्ग डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। इसका मतलब है कि डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल का मतलब ये है कि अगर आप डीएनए को सर, ओपन इसका करते हैं। इसका दोबारा बता सकते हैं? ये जो वर्किंग पीस ऑफ डीएनए के आगे जो लिखा हुआ है। वर्किंग पीस ऑफ डीएनए के आगे ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, हाँ जी। ये बेटा इसका नेम है ना। डीऑक्सी मतलब, डीऑक्सी मतलब डीऑक्सीराइबो, ये डी, न्यूक्लिक मतलब एन, और एसिड मतलब ए, डीएनए, ठीक है। डीऑक्सी, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ये इसका पूरा नाम है। और उसका ये नेमिंग रीजन है कि एसिड क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एसिडिक इन नेचर होता है। और न्यूक्लिक एसिड क्यों कहते हैं, क्योंकि ये न्यूक्लियस में डिस्कवर हुआ। और ये रीजन मैंने आपको जानबूझकर नहीं बताया क्योंकि ये डिटेल्ड है और ये डिस्कस नहीं हुई थी। अच्छा, अगर हम डीएनए के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करते हैं, तो ये एक लॉन्ग डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल होता है। डबल स्ट्रैंडेड यानी दो स्ट्रैंड्स हैं, और इसका स्ट्रक्चर जो है वो हेलिकल होता है। हेलिकल क्या चीज़ है? देखें, एक होता है लीनियर स्ट्रक्चर। लीनियर स्ट्रक्चर क्या होता है कि एक स्ट्रेट लाइन में स्ट्रक्चर है।
हेलिकल ये होता है कि वो एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल अपने एक्सिस के गिर्द, अपने हॉरिजॉन्टल एक्सिस के गिर्द, वो फ्रीक्वेंसी की तरह, वो जो है वो फ्रीक्वेंसी के क्रस्ट और ट्रफ की तरह वो अपने ही एक्सिस के गिर्द लिपटा हुआ मॉलिक्यूल है। ठीक है, इसको आप यूं कह लीजिए ये ऐसे होता है। तो दो स्ट्रैंड्स हैं और दोनों हेलिकल स्ट्रक्चर में है। ठीक है, ये देख लें, ये दोनों स्ट्रैंड्स होते हैं। फिर उसके अलावा बोथ स्ट्रैंड्स आर अटैच्ड टू ईच अदर, टू स्ट्रैंड्स हैं और दोनों आपस में अटैच्ड हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आप अगर इन दोनों स्ट्रैंड्स को अलग करते हैं, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स को अलग करते हैं, तो एक दोनों आपको अलग अलग जो है वो दोनों स्ट्रैंड्स अलग अलग हासिल हो जाएंगे। ठीक है, ये दोनों स्ट्रैंड्स आपको अलग अलग हासिल हो गए। अभी भी आप डीएनए के डिटेल स्ट्रक्चर पर नहीं पहुंचे हो। अभी फिलहाल आप क्या देख रहे हो, अभी आप सिर्फ डीएनए को देख रहे हो फिजिकली, कि फिजिकल स्ट्रक्चर इसका क्या है। आपने इसके केमिकल स्ट्रक्चर तक जाना है। ठीक है, तो क्योंकि अब यहां से मैं आपको ना एक और तरफ लेकर जाता हूं, जहां से आपको आइडिया होगा कि बेसिकली हम कर क्या रहे हैं। आपको याद होगा मैंने आपको कहा था कि स्टार्च है, स्टार्च कैसे बनता है, जब ग्लूकोज जो है उसके काफी ज्यादा कंपाउंड बन मिलते हैं, ग्लूकोज के काफ़ी ज़्यादा मॉलिक्यूल जो हैं वो एक स्ट्रेट चेन में आते हैं और वो क्या बना देते हैं, वो एक बड़ा सारा स्टार्च का मॉलिक्यूल बना देते हैं। ठीक है, इसमें हमने कहा था कि स्टार्च का मॉलिक्यूल एक स्ट्रेट चेन मॉलिक्यूल होता है। फिर मैंने आपको बताया था ग्लूकोज का ग्लाइकोजन का मॉलिक्यूल, जिसमें ग्लूकोज के कंपाउंड इस तरह की शेप में होते हैं ऐसे, फिर उसके बाद ब्रांचिंग ऐसे, फिर मजीद ब्रांचिंग होती है, फिर ऐसे, फिर ऐसे ब्रांचिंग होती है। ये लेकिन जितने भी इसमें भी जितने भी यूनिट हैं वो किसके हैं, वो ग्लूकोज के हैं। ठीक है, ग्लूकोज के छोटे छोटे यूनिट जब ब्रांच फॉर्म में आ जाते हैं तो फिर वो ग्लाइकोजन बन जाता है। और जब वो स्ट्रेट चेन में है तो और थोड़े से हैं तो वो स्टार्च है। और अगर वो स्ट्रेट चेन में है और तीन चार चेन्स इकट्ठी हुई हुई हैं तो वो सेल्यूलोज है। ये उस वाले चैप्टर में आपको एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने। अब आइए अगली बात के ऊपर, कि ये जो डीएनए है, अगर ये लॉन्ग स्ट्रैंड्स हैं, स्ट्रैंड्स का मतलब चेन कह लीजिए। ठीक है, लॉन्ग चेन्स हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये चेन किसी ना किसी चीज से तो बनी होगी ना। यहां पर सवाल ये पैदा होता है, व्हाट इज फॉर्मिंग अ चेन, वो कौन से स्मॉलर यूनिट्स हैं जो इसकी चेन बना रहे हैं। क्रोमोसोम। सॉरी, क्रोमोसोम। नो नो नो, नॉट क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम नहीं, ये आप कहीं किसी और तरफ निकल गए। अभी मैं आपको बताता हूँ व्हाट इज फॉर्मिंग अ चेन। अब सवाल ये पैदा, अब हम यहाँ इस क्वेश्चन को क्लियर करेंगे कि डीएनए के बारे में तो मुझे पता लग गया कि डीएनए जो है वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, डबल स्ट्रैंडेड है, हेलिक शेप में होता है। ठीक है, तो अब आते हैं कि इसका जो है वो स्ट्रक्चर, कि इसके छोटे छोटे यूनिट्स क्या होते हैं। बेटा इसके छोटे छोटे यूनिट्स को हम क्या नाम देते हैं, इसके छोटे छोटे यूनिट्स को नाम दिया जाता है न्यूक्लियोटाइड्स। इसके स्मॉलर यूनिट्स को न्यूक्लियोटाइड्स का नाम दिया जाता है। जैसे ग्लाइकोजन के यूनिट को ग्लूकोज कहा जाता है, स्टार्च के यूनिट को ग्लूकोज कहा जाता है। जैसे कोई प्रोटीन बनती है तो उसके यूनिट्स को हम अमाइनो एसिड्स कहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जो डीएनए का स्मॉलर यूनिट होता है उसको न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। अब ये आपको अच्छी तरह याद होगा कि जब मैं आपको ग्लूकोज पढ़ा रहा था तो मैंने आपको ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पढ़ाया था। ठीक है, जब मैं आपको अमाइनो एसिड्स पढ़ा रहा था तो मैंने आपको अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर भी पढ़ाया था। और जब मैं अब इसके बाद आ जाती है इसी तरह फैट्स, ग्लिसरॉल की बात जब आई थी तो हमने ये भी पढ़ा था कि ये जो फैट्स होते हैं, फैटी एसिड्स। ठीक है, इसमें फैट्स जो हैं उनका वो कैसे होता है कि फैट्स और ग्लिसरॉल आपस में बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, तो फैट्स और ग्लिसरॉल जब आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो क्या बनता है, फैटी एसिड। बिल्कुल ऐसे ही हम कहते हैं कि सॉरी, जब फैट्स और ग्लिसरॉल आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो फैट बनता है। ठीक है, ये फैट मॉलिक्यूल है और ये ग्लिसरॉल है, तो ये दोनों जब मिलते हैं तो फैट बन जाता है। बिल्कुल इसी तरह हमने जिस तरह इनके स्ट्रक्चर पढ़े थे उसी तरह जो चेन डीएनए की है उसके स्मॉलर यूनिट्स जो हैं उनका स्ट्रक्चर भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, बेटा यहाँ ना मैं थोड़ा सा आपके लिए आसान करना चाह रहा हूँ एक चीज, वो क्या है, जब भी किसी चीज की चेन बनती है ना, यानी जब भी कोई चीज स्मॉलर यूनिट से बन रही होती है, स्मॉलर यूनिट से मिलके बन रही होती है, तो उसको हम कहते हैं पॉलीमर। यानी जैसे ग्लाइकोजन भी पॉलीमर है, शर्त यह है कि उसके यूनिट सारे के सारे सेम टू सेम हो।
स्टार्च भी पॉलीमर है, सारे यूनिट्स ग्लूकोज हैं। ग्लाइकोजन भी पॉलीमर है, सारे यूनिट्स ग्लूकोज हैं। प्रोटीन भी पॉलीमर है, सारे यूनिट्स अमाइनो एसिड्स हैं। फैट पॉलीमर नहीं है क्योंकि उसके अंदर एक फैट होता है और एक ग्लिसरॉल होता है। एक फैट की चेन होती है, एक ग्लिसरॉल होता है, तो तब जाके फैट बनता है। तो दो डिफरेंट हो गए ना, दो डिफरेंट यूनिट्स हो गए। जब दो डिफरेंट यूनिट्स हो जाते हैं तो वो पॉलीमर नहीं होता। लेकिन जब एक चेन हो जो स्मॉलर यूनिट से बनी हो और वो सारे स्मॉलर यूनिट सेम हो, तो उनको हम क्या कहते हैं? हम उसको पॉलीमर कहते हैं। और जो किसी भी पॉलीमर के स्मॉलर यूनिट्स क्या कहलाते हैं? मोनोमर्स। यहाँ इसका मतलब ये हुआ कि पॉलीमर और मोनोमर जो है, इन दोनों में अगर आपने डिफर करना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि फॉर एग्जांपल आप यहाँ बात करेंगे ग्लाइकोजन, तो ग्लाइकोजन का मोनोमर ग्लूकोज। ठीक है। इसी तरह किसी प्रोटीन की बात कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल प्रोटीन, प्रोटीन की अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन के मोनोमर्स अमाइनो एसिड्स। ठीक है। इसी तरह जब आप बात करेंगे डीएनए की, तो डीएनए के मोनोमर्स क्या होंगे? न्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए के मोनोमर्स न्यूक्लियोटाइड्स होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जी, जीन्स के मुझे समझ में जीन्स होते कहाँ पे? मैंने इसीलिए आपको डीएनए की तरफ लाया हूं। अभी मैंने आपको जीन्स तो एक्सप्लेन ही नहीं किए। अभी तो मैं आपको ड्रामेटिकली लाया हूं, एक ड्रामेटिक अंदाज में लाया हूं डीएनए तक। ठीक तो है। बस अभी इतना जानने की जरूरत है कि मतलब कि जीन डिफाइंस अ पर्टिकुलर कैरेक्टर। जीन्स डिफाइन अ पर्टिकुलर कैरेक्टर एंड जीन इज अ पीस ऑफ डीएनए। अभी इतना जानने की जरूरत है। जब मैं डीएनए बता दूंगा उसके बाद हम जीन्स की तरफ वापस जाएंगे। ठीक है, ठीक। अच्छा जी, इसका मतलब ये हुआ कि एक और बात अब आपको पता होगी कि जब हमने अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर पढ़ा था, हमने कहा था ये अमाइन ग्रुप है, ये एसिडिक ग्रुप है, ये इसको अमाइनो एसिड बना रहे हैं। ग्लूकोज के बारे में हमने ये कहा था कि ग्लूकोज या ग्लाइकोजन जो है, उसमें ग्लूकोज के कई यूनिट्स आपस में जुड़ते हैं। तो ये एक ग्लूकोज है, ये दूसरा ग्लूकोज है। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या होता है कि कार्बन की बैकबोन होती है और उसके साथ OH जुड़े होते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड, अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर डीएनए का मोनोमर न्यूक्लियोटाइड है तो न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर क्या होगा? न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर क्या होगा? तो अब चलते हैं हम किसकी तरफ? स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड की तरफ। यहां से हम अब बैक गियर लगाएंगे। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ये जब हम एक्सप्लेन कर लेंगे ना न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर, उसके बाद हम बैक गियर लगाएंगे और फिर जीन की तरफ जाएंगे। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड में बेटा, अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो तीन चीजें मिलके, जैसे अमाइनो एसिड में अमाइन एसिड, एक एल्काइल रेडिकल की चेन और एक हाइड्रोजन, ये सारे मिलके एक अमाइनो एसिड बना रहे थे ना। बिल्कुल इसी तरीके से तीन डिफरेंट चीजें मिलकर न्यूक्लियोटाइड बनाएंगी। बेटा एक है जिसको हम कहते हैं डी ऑक्सी राइबोज। ये बेटा राइबोज में OSE क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? किस चीज़ के कह रहे हैं मतलब कि? राइबोज में OSE क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? राइबोस में ओएसई। मैंने आपको बताया था ग्लूकोज में OSE क्या रिप्रेजेंट करता है? ग्लूकोज में ओएसई वाटर, शुगर। वो पता नहीं था इसको, भूल गया था। अच्छा आप चलें, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कंपाउंड है डीऑक्सीराइबोज, ये असल में एक शुगर है। ठीक है। ये मैं आपको बता दूं कि जो राइबोज शुगर होती है ना, ये 5 कार्बन होती है। ठीक है, ऐसे यहाँ एक कार्बन होता है, कॉर्नर्स पे कार्बन होता है ना, मैंने आपको बताया था जहां जहां कॉर्नर होते हैं। तो A1 2 3 4 और 5th कार्बन ये है, ये 5 कार्बन शुगर होती है। तो इस शुगर का नाम हमने रखा हुआ है डीऑक्सीराइबोज। एक तो यूनिट इसका ये होता है, न्यूक्लियोटाइड में एक चीज शुगर होती है। दूसरा कंपोनेंट देखिएगा बेटा, दूसरा होता है फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप बेसिकली ये आता है PO4 नेगेटिव, PO4 नेगेटिव।
ठीक है, ये फॉस्फेट ग्रुप होता है और ये कहाँ लगा होता है, ये सारा कुछ मैं अभी डिटेल में बताऊंगा। और तीसरे नंबर पे एक चीज आती है जिसको हम कहते हैं नाइट्रोजीनस बेसिस। नाइट्रोजीनस बेसिस बेसिकली आपको पता है ना कि एक चीज होती है एसिड और एक चीज होती है बेस, जिसको हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में एल्कली भी कहते हैं। ठीक है, नाइट्रोजीनस बेस। ये जो नाइट्रोजीनस बेस होती है ना, इनका जो, जैसे आपको ये पता है कि मैं अब आपको एक और एग्जांपल यहां पर देता हूं, जैसे ग्लूकोज है। ग्लूकोज की बैकबोन बेटा किस चीज से बनी हुई है? कार्बन। नाइट्रोजीनस बेस की बैकबोन नाइट्रोजन से बनी होती है, नाइट्रोजीनस बैकबोन। इनकी बैकबोन नाइट्रोजीनस होती है, नाइट्रोजन से बनी हुई। ठीक है, अब इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास 3 यूनिट्स आ गए हैं, डीऑक्सीराइबोस जो कि शुगर है, एक फॉस्फेट ग्रुप आ गया और नाइट्रोजनस बेसिस आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि अब अभी आपको ये नहीं पता चला कि स्ट्रक्चर क्या है, अभी आपने पढ़ी है कंपोजिशन। आपने ये नहीं देखा कि ये सारे जो इसके यूनिट्स हैं, ये सारे जो इसके कंपोनेंट्स हैं, ये किस तरह आपस में जुड़ के न्यूक्लियोटाइड्स बना रहे हैं। आपने ये तो नहीं बताया अभी, आपने तो सिर्फ ये बताया है कि ये जो होते हैं बस ये इसके यूनिट्स होते हैं, ये न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। तो स्ट्रक्चर क्या होगा? स्ट्रक्चर बेटा कुछ ऐसे होता है। इसकी बेस जो होती है वो बनती है नाइट्रोजनस बेस से, न्यूक्लियोटाइड की, सॉरी, राइबो शुगर से, डीऑक्सी राइबोज शुगर से, डीऑक्सी राइबोज शुगर से बेस बनती है। शुगर का जो कार्बन नंबर 5 होता है उसके साथ फॉस्फेट अटैच्ड होता है, PO4 नेगेटिव। ठीक है, और इसी शुगर का जो कार्बन नंबर 1 है उसके साथ नाइट्रोजनस बेस अटैच होती है। नाइट्रोजनस बेस, सॉरी, बेस किससे बनी हुई है? शुगर से। शुगर के कार्बन नंबर 1 से नाइट्रोजनस बेस अटैच हुई है और शुगर के कार्बन नंबर 5 से फॉस्फेट अटैच हुआ हुआ है। ये पूरा ग्रुप क्या कहलाता है? ये पूरा ग्रुप कहलाता है न्यूक्लियोटाइड। पूरा का पूरा ग्रुप न्यूक्लियोटाइड कहलाता है। ठीक है, अच्छा, यहां पर अब एक छोटी सी वेरिएशन और है। ये जो बेटा नाइट्रोजनस बेस है ना, ये इसका स्ट्रक्चर वेरिएबल होता है, इसका स्ट्रक्चर वेरी कर सकता है। यानी नाइट्रोजनस बेस में वैरायटी होती है। ठीक है, इसकी वैरायटी 4 तरह की होती है, 4 टाइप्स ऑफ, या आप यूं कह लीजिए कि नाइट्रोजनस बेसेस आर ऑफ 4 टाइप्स। नाइट्रोजनस बेसिस 4 टाइप्स की होती हैं बेटा। एक को हम कहते हैं, एक मिनट, लेट मी कंफर्म वन थिंग। ठीक है, नाइट्रोजनस बेस बेटा 4 टाइप्स की होती है। एक होती है जिसको हम कहते हैं एडिनिन, दूसरी नाइट्रोजनस बेस होती है जिसको हम कहते हैं ग्वानिन, तीसरी नाइट्रोजनस बेस होती है जिसको हम कहते हैं साइटोसिन, और चौथी नाइट्रोजनस बेस होती है जिसको हम कहते हैं थायमीन। एडेनिन को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ग्वानिन को जी से रिप्रेजेंट करते हैं, साइटोसिन को सी से रिप्रेजेंट करते हैं, थायमीन को हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं। इनके अंदर स्ट्रक्चरल डिफरेंस होता है। ये स्ट्रक्चरल डिफरेंस हमारा इस वक्त कंसर्न नहीं है, लेकिन एक बात याद रखें, अगर न्यूक्लियोटाइड से अगर न्यूक्लियोटाइड से एडेनिन अटैच हो गई तो इसकी नेचर और होगी। अगर इस न्यूक्लियोटाइड पे इस नाइट्रोजनस बेस की जगह ग्वानिन लग गई तो इसकी नेचर और होगी। अगर इस न्यूक्लियोटाइड पे नाइट्रोजनस बेस जहां लिखा हुआ है उसकी जगह साइटोसिन लग गई तो इसकी नेचर और होगी, और अगर इसकी जगह थायमीन लग गई तो इसकी नेचर और होगी। लेट मी ड्रॉ द स्ट्रक्चर, फिर मैं आपसे क्वेश्चन लेता हूं क्योंकि मैं काफी बातें बता चुका हूं बगैर क्वेश्चन के। तो ये देखिए बेटा, ये स्ट्रक्चर रहना है कॉमन, PO4 नेगेटिव। यहां देखिए नाइट्रोजनस बेस की जगह ए लग जाएगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद कहते हैं नेक्स्ट, ओ यहां लगा, CPO4 नेगेटिव, और यहां लग जाएगा जी। फिर एक और बनाते हैं, ये हो गई बेस शुगर की, ये कार्बन, इसके 5th कार्बन, इसके ऊपर PO4 नेगेटिव, और यहां पर टी।
फिर एक और राइबोज शुगर की बेस बनाई, कार्बन नंबर 5 बनाया, फॉस्फेट ग्रुप बनाया और यहां लिख दिया C। ये बेटा 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। अब आइए, न्यूक्लियोटाइड्स ये जो होते हैं ये मतलब आप यूं कह लीजिए कि न्यूक्लियोटाइड्स ओवरऑल, मैंने आपको क्या कहा बेटा, ये न्यूक्लियोटाइड इस तरह का होता है। कार्बन नंबर 5 पे फॉस्फेट होती है, कार्बन नंबर 1 पे नाइट्रोजनस बेस होती है। लेकिन न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजनस बेस की वजह से 4 टाइप्स के होते हैं। ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, ये तीसरा न्यूक्लियोटाइड है और ये चौथा न्यूक्लियोटाइड है। यानी न्यूक्लियोटाइड भी 4 तरह के होते हैं। जैसे जैसे एक आपके लिए आसान कर देता हूँ, शुगर है। शुगर आपने कितनी टाइप्स की पढ़ी हुई है? एक पढ़ी हुई है आपने ग्लूकोज, एक पढ़ी हुई है आपने फ्रुक्टोज, ठीक है। फिर आपको याद होगा आपने पढ़ी हुई है लैक्टोज, ये भी तो शुगर है ना। फिर आपने गालबन वो भी पढ़ी हुई है, माल्टोज भी शायद पढ़ी हुई है। सुक्रोज पढ़ी हुई है, ठीक है। शुगर अपने स्ट्रक्चर की वजह से डिफरेंट नेम उसके होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं ओवरऑल, अगर आप सबकी बात करें ना, अगर आप वैसे बात करें तो बेटा न्यूक्लियोटाइड्स का जो जनरल स्ट्रक्चर है ना वो यही है। जनरल स्ट्रक्चर न्यूक्लियोटाइड का यही होता है। ये इसमें इसकी वजह से इसकी फर्दर टाइप्स बन जाती हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो ये वाला यूनिट है ये वेरी करता है। मैंने आपको पहले ही बताया ना, वेरिएबल होता है, तो ये वेरी करता है। जैसे जैसे ये वेरी करेगा इसका नाम चेंज होता जाएगा। नेम क्या चेंज होंगे वो मैं बताता हूं आपको अभी थोड़ी देर में। जी बेटा। अच्छा, ये जो होता है ये तो जिसके ऊपर मतलब एक कार्बन होता है, जो शुगर है जिसके ऊपर नाइट्रोजन बेसिस और फॉस्फेट शुगर होते हैं, उस पे राइबोज शुगर है ये। तो डीऑक्सी का मतलब क्या है इसमें? असल में ना मैं आपको लेके जाना नहीं चाह रहा उस तरफ। डिऑक्सी ना बेसिकली एक कॉम्प्लेक्स वो है। डिऑक्सी यूं कह लीजिए, बस मैं आपको इतना बता देता हूँ कि इनमें से हर एक के पास ना यहाँ पर एक ओ एच होता है, यहाँ भी ओ एच होता है, यहाँ भी ओ एच होता है। इन सब के पास ना ओ एच होते हैं, खासतौर पे इन तीन के पास। इन तीनों पे से ना हम ओ एच रिमूव करके यहाँ क्या लगा देते हैं? एच, ठीक है। कार्बन्स की बात कर रहा हूँ, हर कार्बन के पास एक एक ओ एच होता है। हम इन पे से ओ एच रिमूव करके उसकी जगह पर एच लगा देते हैं। तो जब हम इन पे से ओ एच रिमूव करके उसकी जगह पर एच लगा देंगे तो उस वजह से इसको डीऑक्सी कहते हैं। इतना क्लियर है? हाँ जी, clear है। बस ये इतना ही कॉन्सेप्ट है, इससे ज्यादा डिटेल में बिल्कुल नहीं जाऊंगा मैं। अच्छा जी, यहां तक हो गया। अब इसका मतलब ये हुआ कि आप एक सवाल का जवाब दे चुके हैं कि पॉलीमर ऑफ डीएनए इज कंपोज्ड ऑफ मोनोमर्स ऑफ मोनोमर्स नोन एज न्यूक्लियोटाइड्स। ये बात आपने यहां पर कर दी। न्यूक्लियोटाइड्स जो है इस फॉर्मेट में लिखते अच्छा हैं। नहीं, अगर अगर उसका मतलब कि पॉलीमर और मोनोमर के रिगार्डिंग क्वेश्चन है कि अगर स्टार्स के बारे में वो कहते हैं कि क्वेश्चन आ जाता है लिखो, तो हम ये लिख सकते हैं पॉलीमर्स। Starch is a polymer. Starch is a type of polymer made up of monomers of glucose. ठीक है, अच्छी लाइन ऐड हो जाएगी, अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। बिल्कुल। अच्छा जी, तो अब आप देखिए कि जो पॉलीमर ऑफ डीएनए है, सो अब सवाल ये पैदा होता है कि पॉलीमर ऑफ डीएनए कैसे? क्योंकि एक बात तो आपको याद होगी, मैं आपको पता है ग्लूकोज साथ साथ लेके क्यों चल रहा हूँ, क्योंकि हम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। आपको एक बात याद होगी कि जब हमने ग्लूकोज को जोड़ा था तो ग्लूकोज को जोड़ने के लिए हमने दरमियान में एक बॉन्ड यूज किया था, ग्लाइकोसिडिक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड यूज किया था, ठीक है। अ, इसी तरीके से हमने अमाइनो एसिड्स को जोड़ा था, ठीक है। आर एच सी डबल सी ओ, न्यूक्लियोटाइड इसका COOH। हमने इसका हमने वो पढ़ा था, ठीक है। सी के आगे एन और यहाँ डबल बॉन्ड ओ था, यहाँ एच था और यहाँ से अगला सी था, ठीक है, आर और एच, और यहाँ पर जो है वो एन था।
तो वाटर इसका मतलब है यहाँ हमने है मैं कह रहा वाटर बीच में से निकल जाता है ना। वाटर रिमूव हो जाता है, ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड बनाया था। बिल्कुल इसी तरह कि हम अगला क्वेश्चन ये कर सकते हैं कि हाउ द मोनोमर्स ऑफ डीएनए आर जॉइंड। ये ज्वाइन कैसे होते हैं, ये मिलते कैसे हैं? बेटा होता कुछ ऐसे है, और कीजिएगा जो अच्छा मतलब कि जो आप पढ़ा रहे हैं ये मैटर्स की बुक में मतलब कि कौन से पेज बेटा पे ये है? इस वक्त हम जो है ना ये इस जगह पर है, सेकंड पेज पे। बहुत जगह खत्म हो गई है लिखने के लिए। पहले 2 पेजेस में इतना ज़्यादा हो गया। असल में ये बेस है ना, इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, अब आप यहाँ देखिए कि हमारे पास होता कुछ यूं है कि ये हमारे पास एक राइबोज है, ये 5वां कार्बन, ये फॉस्फेट, ये सपोज एडेनिन है, ठीक है। अब मैंने आपको कहा था कि इसका नेम चेंज होता है, लेकिन उन्होंने इतना चेंज करके लिखा भी नहीं, मैं भी नहीं आपको पढ़ाऊंगा। अगर आपने इसको कहना है तो आप कहेंगे ये किसका न्यूक्लियोटाइड है, ये एडेनिन का न्यूक्लियोटाइड है, क्योंकि इस पे एडेनिन लगी हुई है। अगर आपने इसको कहना है तो आप इसको कहेंगे कि ये ग्वानिन का न्यूक्लियोटाइड है, ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड। ये थायमीन का न्यूक्लियोटाइड है, थायमीन न्यूक्लियोटाइड। ये साइटोसिन न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। तो ये है ओवरऑल, इसका इनके नेम्स चेंज होते हैं। न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड ही रहेगा, नाइट्रोजनस बेस की वजह से उसका नेम हल्का हल्का चेंज होता रहेगा। अब देखिए बेटा ये ज्वाइन कैसे होते हैं, हम यहां पर ये क्वेश्चन भी बना सकते हैं, व्हाट बॉन्ड ज्वाइंस देम। इसमें ये होता है कि एक तो ये हो गया ना न्यूक्लियोटाइड, ये हो गया न्यूक्लियोटाइड 1। अब आ जाएगा न्यूक्लियोटाइड 2, इसके साथ जाहिर है आपने जैसे ग्लूकोज 1 जोड़ा है, ये ग्लूकोज 2 है, ये अमाइनो एसिड 1 आपकी जोड़ा है। आवाज़ कट गई। अ, आपकी आवाज़ कट गई थी इसमें जब आप वो मतलब अभी बॉन्ड का शुरू करने लगे थे, मतलब कि हाँ, आपने व्हाट अभी बॉन्ड, स्ट्रक्चर बनाया था। ठीक है, व्हाट बॉन्ड जॉइंस देम, ठीक है। और उसके बाद ये है नाइट्रोटाइड नंबर 1, जैसे ये ग्लूकोज 1 है, ये ग्लूकोज 2 है, ये अमाइनो एसिड 1 है, ये अमाइनो एसिड 2 है। बिल्कुल इसी तरह इनके दरमियान भी कोई ना कोई बॉन्ड होना चाहिए। बेटा वो जो बॉन्ड होता है ना वो इस तरह बनता है कि ये यहाँ पर फॉर एग्जांपल साइटोसिन लग गई। अब वो बॉन्ड कुछ इस तरह से बनता है कि नीचे वाले का जो फॉस्फेट होता है ना, वो ऊपर वाले के साथ बॉन्ड बना लेता है। याद रखिए कॉर्नर्स पे क्या है, कार्बन कार्बन कार्बन। तो इस वाले कार्बन के साथ जो फॉस्फेट होता है वो ऊपर वाले कार्बन के साथ भी बॉन्ड बना लेता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक ये शुगर दरमियान में फॉस्फेट, इसको हम कहते हैं शुगर फॉस्फेट बैकबोन। इसको हम शुगर फॉस्फेट बैकबोन कहते हैं। यानी फॉस्फेट का ये फायदा है कि कार्बन नंबर 5 पे ये अटैच होता है और ये अपने से ऊपर वालों के साथ बॉन्ड बनाता है ताकि ये सारा एक जुड़ जाए, ठीक है। इसका मतलब है इससे नीचे जो आएगा वो अच्छा मतलब ये आगे पीछे नहीं होते हैं, मतलब सिर्फ ऊपर नीचे होते हैं, ऊपर से ऊपर नीचे नीचे, आते हैं। ऊपर से नीचे होता है, ठीक है। PO4 नेगेटिव ये। फिर इसके साथ साथ आगे आइए एक और बना लेते हैं। ये पूरी अब चेन बन गई आपके पास, ये पूरी चेन बन गई। ये फॉर एग्जांपल ये गुआनिन है, तो यहाँ पर PO4 नेगेटिव और ये इसके साथ बॉन्ड बना हुआ है, शुगर फॉस्फेट बैकबोन, ये देखिए लिखा हुआ ये शुगर फॉस्फेट बैकबोन, ठीक है। और ये इन्होंने बेसिस दिखाई हुई है, नाइट्रोजनस बेसिस। जाहिर सी बात है नाइट्रोजनस बेसिस तो हमने भी दिखाई है, ये नाइट्रोजनस बेस है, ये है, तो ये इन्होंने दिखाई हुई है, स्ट्रक्चर वाइज डिफर की हुई है। अब आते हैं जी, ये तो हो गया, ओके जी बेटा, यहां तक समझ आ गया। अच्छा मतलब कि ये 4 सीक्वेंस में होती है या किसी भी सीक्वेंस में हो सकते ना हैं कि नो 2 नो नो, दफ़ा नॉट नेसेसरली। 2 दफा गुआनिन ए हो आ गया? जाए, 4 दफा ए आ जाए, 10 दफा ए आ जाए, 7 दफा सी आ जाए, 5 दफा टी आ जाए, बिल्कुल ऐसे होता है। ठीक है। अच्छा, अब ये तो है बेटा एक सिंगल चेन। हमने डीएनए को किस तरह डिफाइन किया था? हमने डीएनए को
को डिफाइन किया था कि डिस्कवर्ड मतलब कि इन द न्यूक्लियस होता है और उसके स्मॉल स्ट्रक्चर होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं और एसिडिक इन और नेचर होते हैं। डीएनए का फिजिकल स्ट्रक्चर क्या कहा था आपने? फिजिकल स्ट्रक्चर में क्या चीज पढ़ी थी हमने? बट मतलब कि पीस ऑफ मतलब कि जी उसके अंदर जीन्स होती हैं। वो था ना। नहीं वो तो ठीक है। फिजिकल स्ट्रक्चर में हमने ये नहीं पढ़ा था कि ये डबल स्ट्रैंडेड होता है? और हाँ, लॉन्ग वो डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल। जी, दो स्ट्रैंड्स थे इसके। तो ये तो आपने सिंगल चेन बनाई है या सिंगल स्ट्रैंड बनाया है, एक स्ट्रैंड बनाया अभी तो आपने। और दूसरा स्ट्रैंड कहां से आएगा? दूसरा स्ट्रैंड भी ऐसे ही बनेगा, सेम टू सेम ऐसे ही बनेगा। ठीक है, अब ये ज्वाइन कैसे होंगे? अच्छा ये नहीं ज्वाइन तो होंगे। ये जो लॉन्ग डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है मतलब कि जब उधर को आगे को बनेगा तो उसके सामने वही चीज़ें होंगी जैसे सी के सामने सी। अब जरा सुनिए, अब ये बड़े इंटरेस्टिंग बात है जो अब हम करने लगे, गौर कीजिएगा। एक दफ़ा इसको मिटा देते हैं क्योंकि ये क्वेश्चंस रिकॉर्ड हो गए हैं। ठीक है, ये भी मिटा देते हैं, ये वाली लाइन भी मिटा देते हैं और ये भी मिटा देते हैं। और यहाँ पर हम इसको दोबारा लेबल करते हैं, दिस इज अ सिंगल चेन। अब आइए अगली बात के ऊपर। ये आपके पास एक डीएनए का स्ट्रक्चर है बेटा। अब ये बात आपने याद रखनी है कि टू ज्वाइन द both strands, the nitrogenous bases must reside opposite to each other. जो नाइट्रोजनस बेस हो ना, दोनों न्यूक्लियोटाइड्स की जो आमने सामने आ रहे हो, उन दोनों न्यूक्लियोटाइड्स की नाइट्रोजनस बेसिस बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट होनी चाहिए। उसकी वजह क्या है वो मैं बताऊंगा आपको। इसका मतलब ये है कि अगर आपने इसके ऑपोजिट कोई भी लेकर आना है तो वो हमेशा क्या होगा? वो हमेशा उल्टा होगा ताकि नाइट्रोजनस बेस उसके ऑपोजिट आ जाए। मैं आपको स्ट्रक्चर बनाकर दिखाता हूं, ये देखें। ये हो गई राइबोस, ये हो गया पांचवा कार्बन, ये हो गया फॉस्फेट, और ये हो गया एडेनिन के सामने जी। क्या वजह है? वजह ये है कि इन्होंने आपस में, ये जो बेटा ये जो नाइट्रोजनस बेसिस होती है ना, ये आपस में बनाती हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स। दे हैव टू क्रिएट दी हाइड्रोजन बॉन्ड्स। और जब इन्होंने हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाने होते हैं ना, जब इन्होंने हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाने होते हैं तो बेटा इन्होंने हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाने के लिए हर नाइट्रोजनस बेस ने पूरे न्यूक्लियोटाइड का आमने सामने आना तो जरूरी है ही है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए न्यूक्लियोटाइड की नाइट्रोजनस बेसिस का आमने सामने आना उससे भी ज्यादा जरूरी है। इसका मतलब ये हुआ कि जरा मैं अगर आपको दोबारा स्ट्रक्चर बनाकर दिखाऊं, ये अगली बेस है। ठीक है, ये अगली शुगर आ गई, ये इसने इसके साथ बॉन्ड बना लिया, शुगर फॉस्फेट बैकबोन हो गई। ये सी है पांचवा, ये उसके साथ फॉस्फेट है, और यहां सी के सामने हमेशा आता है टी। तो सी और टी के दरमियान में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। आपने एक बात का ध्यान रखना है, ये मैं आपको बताता हूँ लॉजिक क्या है, लेकिन आपने एक बात का ध्यान रखना है। जब भी आप, ओहो बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया, ए और जी नहीं होता, सॉरी, ए और टी होता है और सी और जी होता है। अब एक बात का आपने ध्यान रखना है कि ए और टी के दरमियान में जब भी आप बॉन्ड शो करेंगे आपने डॉटेड लाइन से करने, स्ट्रेट लाइन से नहीं करने। कोई वजह आपको समझ आती है स्ट्रेट लाइन से क्यों नहीं करने? मतलब कि वो इतने स्ट्रांग नहीं होंगे। नो 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 नो, स्ट्रेट लाइन से आपने इनके दरमियान में बॉन्ड नहीं शो करना। क्या वजह है बेटा? स्ट्रेट लाइन से कोवलेंट बॉन्ड शो किया जाता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड हमेशा डॉटेड लाइन से शो किया जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों स्ट्रैंड्स को आपस में ज्वाइन करने के लिए जो मॉलिक्यूलर फोर्स है वो कौन सी है? वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जो इनको आपस में ज्वाइन रख रही है। अगर आप हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ देते हैं तो आप इन दोनों स्ट्रैंड्स को अलहदा कर सकते हैं, दोनों स्ट्रैंड्स को तोड़ सकते हैं।
ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ। अब आइए बुक की तरफ आते हैं। ये देखिए, गौर करें, आपने सिर्फ एक बात पे गौर करना है। ये देखें बेटा, इसमें फॉस्फेट किधर है और इसमें फॉस्फेट किधर है। इसका मतलब है कि ये बेसिस जो हैं ये वो हो चुकी हैं, इन्वर्ट हो चुकी हैं, अपना स्ट्रक्चर उल्टा कर चुकी हैं। ठीक है, ये वाली इनकी निस्बत जो है, इन्होंने अपना स्ट्रक्चर उल्टा किया है। फॉस्फेट बाहर आ गया, नाइट्रोजनस बेस अंदर आ गई है। अब फॉस्फेट क्योंकि बाहर आ गया, नाइट्रोजनस बेस अंदर आ गई है, लिहाजा इनके दरमियान में क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए ये ज्वाइन हो जाएंगी, और हमेशा ए ही टी के साथ कंबाइन होगी और जी ही सी के साथ कंबाइन होगी। फर्क इनके दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्ड्स के नंबर का होगा। रूल ऑफ बेस पेयरिंग आपके सामने है, बेस पेयरिंग कहते हैं इसको। जी बेटा। अच्छा, इधर इन्होंने वो भी आपके जहाँ पे ये डायग्राम आपके मेंशन नहीं किया हुआ इन्होंने, जो आपकी बुक है इसके ऊपर, मेरी बुक के ऊपर ने पॉली न्यूक्लियाइड कहा है। हाँ हाँ, पॉलीन्यूक्लियोटाइड देखें, जैसे पॉलीसेकेराइड क्या था बेटा। पॉलीसेकेराइड था जब मतलब कि अमाइनो एसिड मतलब कि काफ़ी ज़्यादा जब अ, एक सेकेंड, मोनोसेकेराइड डाइसेकेराइड। ओ हाँ, ये था ग्लूकोज जब कंबाइन होता है तो वो होता है पॉलीपेप्टाइड, तब होता है जब अमाइनो एसिड ज़्यादा होते हैं। पॉलीसेकेराइड तब होता है जब ग्लूकोज ज़्यादा होता है। पोली मीन्स मल्टीपल, सेकेरॉन मीन्स शुगर। मल्टीपल शुगर मिलते हैं तो पॉलीसेकेराइड बनता है। पोली मीन्स मल्टीपल, पेप्टाइड मीन पेप्टाइड बॉन्ड या अमाइनो एसिड्स, यानी मल्टीपल अमाइनो एसिड्स जहां कंबाइन हो। तो फिर अब आप मतलब निकालिए, पोली न्यूक्लियोटाइड का क्या मतलब होगा। मतलब कि जब काफ़ी ज़्यादा मतलब कि सेम न्यूक्लियोटाइड मतलब कि कुछ चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड चेंज भी हो सकते हैं, मतलब ए के आगे सी भी आ सकता है, वो तो कोई ऐसा इशू नहीं है। अच्छा, अब जरा गौर कीजिएगा बेटा, मैं अब आपको एक बात बताता हूँ। देखिए, जब एक चेन बनानी है ना, तो जी वाला टी के साथ जुड़ सकता है, टी वाला सी के साथ जुड़ सकता है, सी वाला ए के साथ जुड़ सकता है, ए जी के साथ जुड़ सकता है, जब आपने एक चेन बनानी है तो। क्योंकि यहां आप बना रहे हैं कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए आप इनको बेशक आमने सामने, ए के सामने जी ले आए, हालांकि मैंने क्या बताया, ए के सामने हमेशा टी आएगा। वो कब आएगा, जब दोनों चेन्स ने आपस में कंबाइन होना है। एक चेन बनाने के लिए आपको ए और टी और जी और सी की तमीज नहीं रखनी, वो कोई भी आ जाए एक चेन बनाने के लिए। लेकिन जब दोनों चेन्स को कंबाइन करना है, सपोर्टिव बॉन्ड बनाना है, तो फिर ये रूल फॉलो होगा, फिर ये रूल फॉलो होगा। जी बेटा, समझ आई। जी समझ आ गया। अब आगे चलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर इज डीएनए। डेफिनेशन हमारी वापस आ गई, मैंने आपको कहा था हम रिवर्स गियर लगाएंगे यहां से। अब चलते हैं डीएनए दोबारा बनाते हैं। डीएनए स्ट्रेट नहीं होता, हेलिकल होता है, और हेलिकल की भी कुछ रीजंस होती हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत सी बातें मैं रोकना सीख गया हूं, अपने जबान की नोक पे लाता हूं और बात को पी जाता हूं, क्योंकि ये वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट टॉपिक्स है। वैसे तो इतना जोर आपने शायद सब में लगाते देखा हो मुझे, क्योंकि मैं हर टॉपिक के साथ इंसाफ करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ये जो है ना, ये जब मेरे हाथ में आ जाता है ना ये टॉपिक, तो बस फिर। अच्छा जी, अगली बात मैं क्या करने लगा था, हाँ, अब आते हैं कि डीएनए के बाद जीन। हमने कहा था पीस ऑफ डीएनए, वर्किंग पीस ऑफ डीएनए। देखिए बेटा, ज़हन में रखिएगा एक बात, कि जब आप जीन की बात करते हैं ना, तो डीएनए जो है वो बहुत लंबा सारा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं इस डीएनए को यहां तक बना सकता था। अब सवाल, अब जो प्रॉब्लम आता है वो ये है कि मैं अब आपको एक बड़ी जबरदस्त बात बताता हूँ। हमने, बल्कि ये आपको मैंने बताया हुआ है, डीएनए फोल्डिंग जब हो जाती है तो क्या बनता है बेटा। जब आप डीएनए को फोल्ड करते हो तो क्या बनता है, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम। इसका मतलब है डीएनए तो बहुत बड़ा सारा स्ट्रक्चर हुआ, डीएनए तो बहुत बड़ा सारा वो हुआ मॉलिक्यूल, क्योंकि जब आप उसको फोल्ड करते हो तो उसका तो क्रोमोसोम बन जाता है, तो ये तो बहुत बड़ा सारा मॉलिक्यूल हुआ डीएनए तो।
तो इसका मतलब ये हुआ कि ये गौर कीजिएगा कि नो डीएनए परफॉर्म्स ओनली वन टास्क। डीएनए बहुत बड़ा होता है। अगर चले फर्ज करें, अगर एक डीएनए एक काम करता होता तो हमारी बॉडी में टोटल कैरेक्टर्स कितने होते? कुछ सोच सकते हैं आप? डीएनए मतलब कि 46 होती है। शाबाश, बहुत अच्छे। अगर हमारे बॉडी में एक डीएनए पूरा एक काम करता होता तो हमारी बॉडी में टोटल 46 कैरेक्टर होते, इससे ज्यादा कैरेक्टर ना होते। जबकि हमारी बॉडी में कैरेक्टर इतने ज्यादा हैं कि हम आम जो है हम तो गिन ही नहीं सकते। इसका मतलब ये अच्छा, हुआ। जी। क्रोमेटिन जो होता है वो हम्म। क्रोमोसोम्स का सिंगुलर होता है, तो फिर वो सिंगुलर कैसे होगा जब मतलब कि डीएनए के इतने ज़्यादा। देखिए, क्रोमेटिन जो है ना, वो क्रोमोसोम की अनफोल्डेड फॉर्म होती है। डीएनए जब अपनी असल फॉर्म में होता है तो उसको क्रोमेटिन कहते हैं। जब वो फोल्ड हो जाता है तो वो क्रोमोसोम कहलाता है। अब अगला सवाल पूछिए। अगला सवाल क्या था आपका? अच्छा, ये डबल स्टैंडर्ड हेलिकल मतलब कि हेलिकल इधर समझने हैं किस चीज़ को। हेलिक्स होता है ना, ये देखें, हेलिक्स होता है ना, ये हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, ये हेलिक्स होता है। एक हेलिक्स ये, और एक उसके ऊपर। तो हम असल में ये डायग्राम बनाते हैं ना, तो हमें तो जाहिर है हम वो डायग्राम, ये दो स्ट्रैंड्स हैं जो एक दूसरे के ऊपर मौजूद हैं और हेलिकल शेप में, ये हेलिकल शेप होती है। मतलब कि जब कोई डीएनए इस फॉर्म में होगा मतलब कि फोल्डेड फॉर्म में, तो उसको डबल स्टैंड हेलिकल। हाँ, ये फोल्डेड नहीं है बेटा, ये वो नहीं है जो क्रोमोसोम वाली है। हाँ, क्रोमोसोम मतलब तो, उस हिसाब से नहीं मतलब कि हाँ मतलब इकट्ठा मतलब कि फोल्ड हुआ हाँ फोल्डेड बिल्कुल। नहीं कह सकते, इसको क्या कहेंगे मतलब फोल्ड इसको अगर नहीं कह हेलिकल ही कहेंगे सकते। बेटा, इसको हेलिकल ही कहेंगे। अच्छा, ठीक है। आमतौर पे ना हम ज्यादा से ज्यादा शो कर सकते हैं वो इस तरह शो करते हैं, ठीक है। वरना बुक्स में बड़े बड़े अच्छी डायग्राम्स बनी होती हैं। मैं आपको ना अगर यहाँ से नहीं तो एक और जगह से डायग्राम निकाल के दिखाऊंगा इसकी। यहाँ नहीं बनी हुई, यहाँ इन्होंने बस उसको एक फर्जी सी चीज बनाया हुआ है। उसके बाद जेनेटिक इंजीनियरिंग आ जाता है। अच्छा जी। अच्छा, अब अब अगली बात करते हैं, और वो क्या है कि नो डीएनए परफॉर्म्स ओनली वन टास्क। इसका मतलब है हर डीएनए छोटे छोटे पीसेस में डिवाइडेड है। वो पीसेस बराबर होना जरूरी नहीं है, लेकिन हर डीएनए छोटे छोटे पीसेस में डिवाइडेड है और हर पीस अपना अपना काम कर रहा है। यानी हर पीस अपना एक एक कैरेक्टर डिफाइन कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सारे पीसेस क्या कहलाएंगे? दीज ऑल पीसेस आर, ओ ये वाला नहीं, ऑल ऑफ दीज पीसेस आर जीन्स। यानी हमारे 46 डीएनए थ्रेड्स पे छोटे छोटे वर्किंग यूनिट्स हैं जिनको हम जीन्स कहते हैं। ठीक है जी बेटा, तैयार हुआ? हाँ, ठीक है, ठीक है। और मतलब कि वो जीन्स जो होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड्स आप कह सकते हैं जीन उसके डीएनए से बारे। बना हुआ है और डीएनए न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। अब आते हैं अगली बात के ऊपर। अगर चलता है, हमारे पास थोड़ा है, हमने 7:30 शुरू किया था, वो लेक्चर गुजरने का पता ही नहीं लगा। अच्छा जी, आगे चलते हैं कि हाउ जीन्स डिफाइन अ कैरेक्टर। अगला हाउ आ गया बेटा। एक जीन कैरेक्टर कैसे डिफाइन करता है? बड़ा मजेदार इसका आंसर है बेटा। जीन का ना काम क्या होता है कि जीन को मैं लिख सकता हूं पीस ऑफ डीएनए, पीस हाँ, ऑफ हाँ, डीएनए ये लिख लिखता हूं, सकते हैं। ठीक हो क्या? जीन बेसिकली बनाता है आरएनए, इसको हम कहते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा, लेट मी हैव अ स्मॉल व्यू ऑफ द बुक।
सेगमेंट ऑफ डीएनए। अभी रुक जाए, अभी आरएनए मैंने छोड़ ना दो। अच्छा मैं एक बात बतानी थी, मैं वो रिकॉर्डिंग सुन रहा था उसकी, जो आपने ग्लूकोज वाला चैप्टर कराया हुआ न्यूट्रिएंट्स का। तो मैं नोटिस कर रहा था कि मैंने बड़ा तंग किया हुआ, पता नहीं कौन सी भांग पी के मैं जवाब देता था, वो आप मोनोसेक्राइड पूछते थे, मैं डायसेक्राइड बोल रहा होता था। वो पता क्या है, वो शुरू शुरू का टाइम था बड़े। ये असल में ना होता ये है, ये जो होते हैं ना फूड मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनका ना स्टार्ट में समझ ही नहीं आता, क्योंकि बच्चे सबसे पहले कंफ्यूज होते हैं कि मोनो, ओलिगो और पोली इसमें। फिर उसके बाद फिर ओलिगो की टाइप्स हैं, डाइसेकेराइड, ठीक है। तो डाइसेकेराइड में पजल हो जाते हैं। फिर जब पॉलीसेकेराइड का नाम लिया जाता है तो वो कहते हैं कि जी हमने अभी नाम बताया था वही बता देते हैं, वो वही। ये होता है शुरू शुरू में ना, तो इसको बड़ा टैकल करना पड़ता है। हम भी इसी टाइम से गुजरे हुए हैं, इसलिए ये कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं होती। इसी तरह की वांगी हमने भी मारी हुई। तो अब चलते हैं, एक छोटी सी बात करते हैं, उसके बाद हम हमारा लेक्चर शायद खत्म ही हो जाए। अच्छा, जीन जो है बेसिकली क्या करता है बेटा? जीन असल में क्या बनाता है? प्रोटीन। आपको मैंने एक दफा बताया था कि प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग मटेरियल ऑफ आवर बॉडी। मुझे नहीं पता आपको याद है कि नहीं, लेकिन मैंने आपको बताया था कि प्रोटीन बिल्डिंग मटेरियल्स हैं। तो वो बिल्डिंग मटेरियल बनता कहाँ से है बेटा? वो जीन से बनता है। यानी जीन बनाता है हमारा बिल्डिंग मटेरियल, इन अदर वर्ड्स डीएनए बनाता है। और मियोसिस में हमें क्या मिलता है मदर और फादर से? न्यूक्लियस मिलता है जिसमें डीएनए डीएनए। होता है, जिसमें डीएनए होता है। इसका मतलब है डीएनए के ये जो छोटे छोटे यूनिट्स हैं, ये बेसिकली हमारे कैरेक्टर्स बनाते हैं बाय क्रिएटिंग द प्रोटीन्स। ये आपको यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है, ये देखिए। ये इन्होंने जो है वो बेसिकली इन्होंने यहाँ पर मैसेज बताया, बड़ा बड़े अच्छा ये लिखा हुआ है इन्होंने, कि एक जीन में एक प्रोटीन का मैसेज होता है। अब ये जो जीन है ना, इसमें यहां से यहां तक एक प्रोटीन का मैसेज है। फॉर एग्जाम्पल मिसाल देता हूं, इंसुलिन एक प्रोटीन है बेटा, इसमें मैसेज मौजूद है। इसके जीन, इसका एक जीन होगा जिसमें इंसुलिन बनाने का जो है वो मैसेज मौजूद होगा, ठीक है। अगर वो जीन खराब हो जाए तो आपको शुगर आ जाएगी और फिर आप इंसुलिन ये इंजेक्ट करनी चीज, पड़ेगी। दिस इज वाई। अब वो क्योंकि मदर और फादर से आते हैं ना जीन्स, तो अगर जीन खराब हुआ हुआ है तो फिर फैमिलीज में बीमारी चलती है। अच्छा, इसी तरीके से मैंने आपको बताया था एंजाइम। बेटा एंजाइम का स्ट्रक्चर क्या होता है? एंजाइम का स्ट्रक्चर क्या है? केमिकल कंपोजिशन। एंजाइम्स भी प्रोटीन से बनते हैं। एंजाइम्स भी प्रोटीन्स हैं, इसका मतलब है एंजाइम भी अल्टीमेटली कहां से बन के, उनका मैसेज भी अल्टीमेटली कहां कोड हुआ हुआ है? जीन्स में कोड हुआ हुआ है। चलिए बस यहीं पर रोकते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ अ जीन, हाउ प्रोटीन्स आर मेड। ओए होए होए। चलो ठीक है, ये इंशाल्लाह कोशिश तो ये है कि ये खत्म हो जाए कल ही। जी बेटा, यहाँ पे रिकॉर्डिंग स्टॉप करें।